नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। जरा सोचिए, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश अचानक से अपना एक्सपोर्ट रोक दे तो क्या होगा। ये सिर्फ चीनी का मामला नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन और हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा एक्सपोर्टर अपना ही निर्यात क्यों रोक देगा। देखिए, जब कोई देश ग्लोबल मार्केट का इतना अहम हिस्सा हो तो उसके एक कदम से जो लहर उठती है ना, उसके पीछे की असली वजह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत सीधा सा रोड मैप है। पहले इस एक्सपोर्ट बैन को समझेंगे, फिर इसके पीछे की असली वजह यानी ट्रिगर्स देखेंगे, उसके बाद सप्लाई डिमांड का थोड़ा गणित समझेंगे, ग्लोबल और डोमेस्टिक इम्पैक्ट पर नजर डालेंगे, कंपनियों के शेयरों का हाल देखेंगे और अंत में चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस एक्सपोर्ट बैन और इसकी पॉलिसी डिटेल्स की। तो हुआ यह है कि DGFT यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एकदम से नियम बदल दिए हैं। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, इसकी टाइमलाइन। इस बैन को सीधा 30 सितंबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब चीनी अब सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि पूरी तरह से प्रोहिबिटेड या कहें कि निषेध कैटेगरी में आ गई है। बिना खास परमिशन के एक दाना भी बाहर नहीं जाएगा। हालांकि हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ शर्तें और छूट दी गई हैं। जैसे कि अगर 13 मई 2026 से पहले ही किसी शिपमेंट की लोडिंग शुरू हो चुकी थी या फिर कस्टम क्लियरेंस मिल चुका था तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ जो हमारे पहले के कोटा एग्रीमेंट्स हैं, उनके तहत एक्सपोर्ट जारी रहेगा। तो पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, बस कुछ खास खिड़कियां ही खुली हैं। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, ट्रिगर्स एंड टेंशंस। मतलब सरकार को ऐसा कदम अभी इसी वक्त क्यों उठाना पड़ा। देखिए, दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पहले ही माहौल गर्म कर रखा है। ऊपर से अल नीनो और कम बारिश की वजह से गन्ने की फसल खराब होने का डर सता रहा है। और सबसे बड़ी बात, पश्चिम एशिया के संकट की वजह से फर्टिलाइजर्स की सप्लाई पर जो असर पड़ा है, उससे पैदावार घटने का एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। चलिए अब जरा इस पूरी सिचुएशन का सप्लाई और डिमांड वाला गणित समझ लेते हैं। अगर हम 2025-26 सीजन के अनुमानों पर नजर डालें तो बात एकदम साफ हो जाती है। देश का कुल चीनी उत्पादन और पुराने स्टॉक को मिला दे तो लगभग 325 लाख टन चीनी उपलब्ध होने की उम्मीद है। लेकिन जरा खपत पर भी ध्यान दीजिए। देश के अंदर ही हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो करीब 280 लाख टन रहने वाली है। तो 325 में से 280 घटा दें, बचता है सिर्फ 45 लाख टन। अब सुनने में 45 लाख टन बहुत लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि ये पिछले कई सालों में हमारा सबसे कम बफर स्टॉक है। और यही वो नंबर है जिसने सरकार की चिंता बढ़ाई है, क्योंकि अगर इतने कम स्टॉक के बावजूद एक्सपोर्ट चालू रखा गया तो देश के अंदर ही चीनी की भारी किल्लत हो सकती है। अब इसका असर देखते हैं, ग्लोबल मार्केट वर्सेस हमारा डोमेस्टिक मार्केट। जैसे ही भारत ने एक्सपोर्ट से कदम पीछे खींचे, इंटरनेशनल मार्केट में मानो आग लग गई। न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में कच्ची चीनी के दाम तुरंत लगभग 2% उछल गए और उधर लंदन में सफेद चीनी 3% तक महंगी हो गई। जाहिर है, जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर मार्केट से गायब हो जाए तो कीमतों का इस तरह से स्पाइक होना तो तय ही था। लेकिन अपने देश के अंदर की कहानी एकदम अलग है। ये पूरा फैसला दरअसल महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए लिया गया है। क्योंकि देखिए, चीनी सिर्फ चाय में ही तो इस्तेमाल नहीं होती। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स और पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री चीनी पर ही चलती है। अगर चीनी महंगी हुई तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसलिए ग्लोबल क्राइसिस के बीच अपनी लोकल सप्लाई चेन को बचाना और खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से रोकना, यही इस बैन का सबसे बड़ा मकसद है। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट दुनिया की तरफ। शेयर बाजार ने इस खबर को कैसे लिया। एक्सपोर्ट रुकने का सीधा मतलब है कंपनियों के मोटे मुनाफे पर ब्रेक लगना। और जैसे ही ये खबर आई, निवेशकों में अफरा तफरी मच गई। बड़े बड़े चीनी ब्रांड्स के शेयर धड़ाम से गिरे। दालमिया भारत शुगर के शेयरों में 3.5% से ज्यादा की गिरावट आई। त्रिवेणी इंजीनियरिंग करीब 3.37% नीचे आ गया और बलरामपुर चीनी मिल्स के शेयर भी लगभग 2.81% टूट गए। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती।
श्री रेणुका शुगर्स लगभग 1.77% नीचे गिरा और बन्नारी अम्मान शुगर्स में भी 1.35% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार का ये लाल रंग साफ बता रहा है कि इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर कितने घबराए हुए हैं कि आगे कंपनियों की कमाई और एक्सपोर्ट मुनाफे का क्या होगा। तो इन सब के बाद अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, आगे क्या होने वाला है? अगर हम पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो सरकार के 3 बहुत साफ लक्ष्य हैं। पहला, देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करना। दूसरा, हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना। और तीसरा, इस ग्लोबल उथल-पुथल के बीच देश की इकोनॉमी को स्टेबल रखना। मतलब साफ है, मुश्किल वक्त में कॉर्पोरेट मुनाफे से कहीं ज्यादा अहमियत देश की फूड सिक्योरिटी और आम जनता की जेब को दी गई है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये बैन वाकई सितंबर 2026 तक ऐसे ही लागू रहेगा, या फिर अगर आगे चलकर मॉनसून अच्छा रहा और दुनिया भर के हालात थोड़े सुधरे तो क्या इस फैसले को वक्त से पहले वापस लिया जा सकता है? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आगे चलकर ग्लोबल फूड सप्लाई किस करवट बैठेगी। इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी होगा।